हर्षवर्धन जी वापस से जुड़ गए, कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा। हर्षवर्धन जी, अभी आपने सुना अभय दुबे जी को, इन्होंने खुद कहानी बताई कि आपातकाल के दौरान कैसे वो खुद जेल गए, लेकिन उनका एक दूसरा पक्ष निकल कर आया है कि लोकतंत्र की मजबूती वहां से निकल कर सामने आए, उसके बाद फिर लोग सत्ता के कंपटीशन में आगे बढ़ते चले गए। ये भी एक पक्ष है इस आपातकाल का। नहीं, निश्चित तौर पर। और अभय जी चूंकि आपातकाल में उस वक्त जिसको कहें कि उनकी उम्र रही होगी, मैं तो आपातकाल के दौर की पैदाइश हूं, तो लेकिन आपातकाल क्यों उसकी चर्चा होनी चाहिए समझ में आ गया। लेकिन लक्ष्मण जी, आपकी डिबेट में कोई भी पार्टी का प्रवक्ता आके पत्रकारों के लिए इस तरह की बात बोल दे और आपने उस पर कोई ऐतराज नहीं जताया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं किसी भी तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी को अपने डिबेट में स्वीकार नहीं करता हूं। ये आजकल तमाशा चल पड़ा और मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार होती उनकी तो आज वो क्या करते। आज अगर सरकार नहीं है तब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आगे वो क्या करते। ये भी आपातकाल को दिखाता है कि वो मानसिकता कौन सी है। आपातकाल के लिए कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, मैं फिर फखरुल हसन साहब आपके पास आऊंगा, बीच में मत बोलिए। फखरुल हसन साहब के ऑडियो को डाउन रखिए, मैं उनके पास आऊंगा। जब मैं आऊंगा, जब आपका मौका आएगा, बीच में मत बोलिए। बीच में बोले तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। फखरुल हसन साहब आप शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको पूरा मौका दिया जाए। हर जी अपनी बात पूरी करिए। हर जी अपनी बात पूरी करिए। फखरुल हसन साहब, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बात कही प्रधानमंत्री संग्रहालय में, आपातकाल के 50 साल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा हर व्यक्ति के भीतर लोकतंत्र होता है, तानाशाही भावना भी होती है। किसी भी नेता के भीतर तानाशाही की भावना आए तो उसको ये ध्यान में रहे कि एक इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो देश कैसे उठ खड़ा हुआ था। जेपी हो या राजनारायण हो या उस वक्त के जितने बड़े नेता थे, उस वक्त जिस तरह से, और लोगों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई भी कह देता है कि कितने लोग थे, उनका इसमें योगदान क्या था। आपातकाल के विरुद्ध पूरा आंदोलन उस वक्त संघ, जनसंघ, समाजवाद सबने मिलकर लड़ा था, लेकिन उस आंदोलन की पूरी जो बड़ी हिस्सेदारी थी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की। एक और जो बहुत गलत तथ्य प्रचारित किया जाता है कि बाला साहब देवरस जी ने कोई ऐसी चिट्ठी लिख दी थी कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को सही ठहराया था। 10 नवंबर 1975 को दूसरी चिट्ठी लिखी थी बाला साहब देवरस ने श्रीमती इंदिरा गांधी को, और उसके 4 दिन बाद देश भर में सत्याग्रह का आंदोलन किया था। इस तरह से अगर ये जो वीर सावरकर से लेकर और ऐसी चिट्ठियों का हवाला दिया जाता है, तब तो महात्मा गांधी ने भी वायसराय को चिट्ठी लिखी थी। नेहरू जी भी अंग्रेजों के साथ चिट्ठी का आदान प्रदान करते थे। मुझे लगता है कि ये भी एक वो खतरनाक मानसिकता है जो इस तरह से प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश करती है कि एक परिवार से इतर आपने कोई बात की तो आपको खारिज किया जाएगा, आपको धमकियां दी जाएंगी। और निश्चित तौर पर आज अगर 25 जून 1975 होता और ये सब मैं बोल रहा होता तो हो सकता है कि पुलिस मेरे दरवाजे खड़ी होती, हो सकता है कि इस चैनल की लाइट कट जाती, हो सकता है कि इसका प्रसारण बंद करा दिया जाता और इसके बाद दोबारा ये नहीं देखा जा सकता। देश को ये याद रखना चाहिए, इसके लिए आपातकाल पर चर्चा बहुत जरूरी है। आपातकाल पर चर्चा बेहद जरूरी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं। अजय उपाध्याय जी, सुना आपने हर्ष जी को पूरी तरह से, इन्होंने जस्टिफाई किया कि क्यों चर्चा जरूरी है आज की तारीख में। हर्षवर्धन जी ने जिस तरह अमित शाह जी को कोट किया है, बहुत अच्छी बात कोट किया है। अमित शाह जी ने जो कहा कि भाई एक व्यक्ति के अंदर लोकतंत्र भी रहता है और तानाशाही भी रहती है, तो ये बात शुरुआत उन्हीं से करनी चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे नहीं होना चाहिए। यदि ये आपातकाल को इसी संदर्भ में लेना चाहते हैं और भारत के संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये आए दिन जो संविधान पर हमला कर रहे हैं, संसदीय परंपरा मर्यादा का को तार तार कर रहे हैं, 22 मिनट में 26 बिल पास करवा ले रहे हैं, सांसदों को निलंबित करा दे रहे हैं, जो उनके विरुद्ध आवाज उठाता है उसको खालिस्तानी या अर्बन नक्सल कहते हैं, देशद्रोह का उस पर मुकदमा लगा देते हैं, विपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए छवि बिगाड़ो योजना चला रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके किसी भी नेता को किसी भी अस्तित्व पर जो बंद करने की बात करते हैं, उनके यहां जाता है तो उसको प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं सदाचारिता का। ये क्या है? ये वाकई इनको ध्यान देना चाहिए। और इस संदर्भ में ही यदि ये जनता को और अपने लोगों को, भाजपाइयों को 10 सेकंड सिर्फ, यदि यही शिक्षा और दीक्षा देना चाहते हैं तो वाकई भाजपाइयों को और आरएसएस के लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि संविधान संबद्ध जो प्रक्रिया है, जिसमें क्षेत्र, भाषा और धर्म के नाम पर विभाजन न किया जाए, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत होगा,
लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उनके साथ लगातार भाजपा के नेता खड़े हो जाते हैं और जो लोग देश हित में बात कर रहे हैं उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही है, मैं डेट के साथ में बता देता हूं, लास्ट एक कोट करके, नवंबर 11, चूंकि बहुत लंबा इन लोगों ने चर्चा की है, नवंबर 11 1975 का भी वो दृष्टांत पढ़ना चाहिए जब आचार्य विनोबा भावे जी को देवरा साहब ने ही लिखा था और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर के चर्चा करने की बात थी। उसमें आपातकाल को लेकर के फिर दोबारा उन्होंने प्रशंसा की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। यदि किसी को एक परिवार से प्रॉब्लम है तो होना चाहिए, उसको ये भी होना चाहिए कि उसी एक परिवार में 11 साल जेलों के सलाखों में रहा, वही परिवार के 2 सदस्य जो है देश के लिए कुर्बानियां भी दी, वही परिवार देश को उन्नति के रास्ते पर भी लाया और वही परिवार पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटा, सीज फायर करके सरेंडर नहीं किया। तो यदि परिवार की बात हो तो इसको भी जरूर प्रचार प्रसार त्रिपाठी जी को करना चाहिए। मैं जब परिवार की बात आप करते हैं, कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं, तो सिर्फ काले अध्याय को क्यों देखते हैं? ये सारे कई सुनहरे अध्याय जो बताए अजय उपाध्याय जी ने, उनको भी गिनाइए। लक्ष्मण जी, कांग्रेस में रहना है तो गांधी परिवार कहना है। अजय जी की बातों से यह स्पष्ट हुआ। जो 11 साल उन्होंने कहा कि जेल में रहे, उस पर अकबर इलाहाबादी ने कहा था कांग्रेस में रह के कोई भी अपने मुखिया का की आलोचना कर नहीं सकता ना, किसी कोई भी पार्टी का प्रवक्ता। लेकिन एक परिवार के भजनिया नहीं ना बन सकते हैं। एक परिवार का भजनिया बनने का मतलब है 5 पीढ़ियों से एक परिवार के एक पालकी ढोना। ये लोकतंत्र के, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है, किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। 11 साल रहे, टाइपिस्ट साथ में रहा, वॉलीबॉल खेले, जलवाए जलाल के साथ रहे। ये देश में, और जहां जो 2 जन्मों का कारावास पाने वाले सावरकर, और उनके ऊपर सवाल है। लेकिन 11 साल जलवाए जलाल के साथ जेल में रहे, किताब लिखते रहे, पिता का पत्र पुत्री के नाम छपता रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जाती रही, वो जेल में रहे, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया। यही जब देश को सच्चाई पता चली कि जब जिस कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, वो कहती नहीं विघटनकारी शक्तियों के साथ नहीं। वो कांग्रेस जिसने भाषा प्रांत के नाम पर देश को बांटा, प्रदेशों में बांटा, लगातार बांटने का काम और सत्ता को चाटने का काम जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, आज इस देश की जनता का घोषित आपातकाल। आप प्रधानमंत्री के ऊपर कितने आरोप लगाते हैं, आपको कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ती है, कोर्ट आपको कहता है कि माफी मांगिए। आपने कई जगह पर बेल पर चल रहे हैं, जब आप घोपले घोटाले में मां बेटा दोनों, आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के हजारों करोड़ के घोटाले में चल रहे हैं, और कहते हैं कि ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट, आपके समय में सीबीआई को कोर्ट ने कहा था इट सिम्स द केस पैरोट, और आप कहते हैं कि भाई अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए 15 सेकंड में, फिर चांद साहब के पास लक्ष्मण जी दो बातें इन्होंने कही है। धनंजय भाई, मैंने इनके पीछे में नहीं बोला। धनंजय गिरी साहब कुछ कह रहे हैं, धनंजय गिरी साहब कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, एक धनंजय गिरी साहब कुछ कह रहे थे। अच्छा, धनंजय जी अच्छे वक्ता हैं क्योंकि वो याद करके आते हैं। अरे नेहरू जी, आप भी अच्छे वक्ता हैं। एक मिनट धनंजय गिरी साहब को अपनी बात पूरी करने देते हैं, वरना हम पे आरोप लगाएं कि एक तरफा बहस करवा रहे हैं। धनंजय गिरी साहब अपनी बात पूरी करें जल्दी से, 10 सेकंड। अजय जी 1 मिनट बोलेंगे तो कैसे मैं बोलूंगा? नहीं, बीच में मैं याद कर नहीं, बीच में नहीं बोला, वो नहीं बोलने देना चाहते हैं, यही आपातकाल है। नहीं, आपके पास आऊंगा, बोलने देंगे। मैं बोल लूं क्या? अनुमति हो तो मैं बोल लूं। हाँ, धनंजय जी ने नेहरू जी को जितना प्रश्न लगाया है देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्न लगाना तो आरएसएस और भाजपा का जन्मसिद्ध प्रोपेगेंडा है, मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि धनंजय जी जरा एक भी, आपके पास अरे भाई लगातार बोलना है, फिर बीच में बोलना है, ये बीच में। धनंजय गिरी साहब 1 मिनट आप शांत हो जाइए। अजय उपाध्याय जी आप बोलिए। जी, मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्न लगाना और सावरकर को ऊंचा दिखाने की बातें जरूर करें। आरएसएस और उस समय के जो इनके बड़े नेता थे सब लगभग 35-40 साल के थे। कितने समय तक जेल में रहे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम उसमें जोड़ना चाहता हूं। कभी जेल में गए हो तो जरूर याद करके बताएंगे कितना साल स्वतंत्रता की लड़ाई में लोग रहे हैं। तो ये सब कहानी छोड़िए, इनके पास कुछ है ही नहीं। अब एक आपातकाल की बात लेकर के आज के अघोषित आपातकाल को ये चाहते हैं कि सही ठहराना।
मुझे लगता है लोकतंत्र पर सबसे ज्यादा प्रश्न किसी ने लगाया है तो जिनका ये सबसे ज्यादा भक्ति और गुणगान करते हैं मोदी जी का, वो लगा रहे हैं। इससे पहले भी सरकारें थी, मैं कहता हूं भाजपा की भी सरकारें थी, हम लोग उनका आलोचना करते थे, उनको संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, लेकिन ऐसे किसी को खालिस्तानी नहीं कहा जाता था, किसी को अर्बन नक्सल नहीं कहा जाता था, किसी को देशद्रोह के नाम पर जेलों में नहीं बंद कर दिया जाता था, पत्रकारों पर इतना प्रतिबंध नहीं होता था। लक्ष्मण जी एक लाइन करके बंद करूंगा, आप बेशक माने ना माने, आप 2 डिबेट भाजपा के विरुद्ध किसी दिन करवा के देख लीजिए, या इसी डिबेट में 5 कड़ा प्रश्न भाजपा से कर लीजिए, कल से आपकी नौकरी चली जाएगी, ये मैं दावे के साथ करता हूं। उपाध्याय जी, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं, शायद कोई एंकर किसी डिबेट में गारंटी ना दे। इस डिबेट की रिकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा, अभी घर जाइएगा तो, और डिबेट की रिकॉर्डिंग निकाल करके सुनिएगा कि भाजपा के पक्ष में कितना समय दिया गया, भाजपा के विरोध में कितना समय दिया गया। जब बातें तार्किक होती हैं, तथ्यात्मक होती हैं, तो उस बातों को हम अपने डिबेट में समय देते हैं। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। तो निश्चिंत रहिए, हमारे चैनल पर हमारे इस डिबेट की खूबसूरती है। देश के अलग अलग चैनलों के जा करके मीडिया कर्मियों से पूछ लीजिए, मीडिया पर दबाव अलग अलग हाउसेस में बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने चैनल अपने शो की जिम्मेदारी लेता हूं। फखरुल हसन चांद साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी भी आपातकाल में काफी ज्यादा नुकसान उठाई, उस आपातकाल को झेला भी, और उस आपातकाल की आज भी आपकी पार्टी आलोचना करती है, तो कभी आप लोगों के मन में डर रहता है कि जिस पार्टी का इतिहास इतना खराब रहा, जिसका खामियाजा आप लोगों ने उठाया, उसके साथ जब जुड़ने की बात आती है तो मन में थोड़ा संकोच होता है, या फिर लगता है कि नहीं अभी राजनीति ये सब चलता रहेगा? नहीं, लक्ष्मण जी देखिए, हमारी पार्टी में तो हमारे आज भी हैं आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, और जेडीयू के नेता हैं आदरणीय केसी त्यागी जी। ये एक पत्रिका उस समय चलाते थे प्रतिरोध नाम से, तो हम तो बहुत से किस्से उनसे सुनते हैं कि इमरजेंसी पे क्या हुआ, लेकिन जब हम आज वर्तमान पे उनसे सवाल पूछते हैं तो बताते वो यही है कि वर्तमान और इमरजेंसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आज जो कुछ भी हो रहा है, न्यायपालिका के आदेश हैं, उन न्यायपालिका के आदेश को नहीं माना जा रहा है। आज कई मामला है, आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक जमानत होती है अप्रैल में, उसको आज तक जमानत नहीं, आज तक उसको कैदी को छोड़ा नहीं जाता है। तो क्या हो रहा है देश में? आप देखिए कि जिस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता पे आम आदमी अगर कुछ बोलता है, पत्रकार अगर कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। क्या नहीं हो रहे? ये तो फैक्ट है, आप कहीं देख लीजिए। और जो आंदोलन जेपी आंदोलन चला था, वो क्यों चला था? महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके। आज महंगाई नहीं है क्या? और भ्रष्टाचार की बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि थाने से लेके तहसील तक भ्रष्टाचार व्यक्त है। क्या नहीं कहते हैं? हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। तो सवाल ये है कि इमरजेंसी के समय पे जो हालात थे, आज जो हालात हैं उनमें कोई फर्क नहीं। और जहां तक आपने सवाल किया कि उस दल के साथ रहने में, तो सवाल ये कि वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं। एक समय वो था कि लोहिया जी कहते थे कि नेहरू जी जो अपने कपड़े धुलवाते हैं, उसकी कपड़े की धुलवाई इतनी महंगी है कि 200-250 लोग खाना खा सकते हैं। तो आज हम अगर उस सवाल को पूछे, आज अगर हम कपड़ों पर सवाल उठाए, तो सवाल यह कि जब परिस्थितियां जैसी होती हैं राजनीति में, वैसे कदम जनहित में उठाने पड़ते हैं। आज हम कांग्रेस के साथ इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस मुद्दों पे लड़ रही है। वो अपने आपातकाल को लेके कई बार उस पे अफसोस जाहिर कर चुकी है। हम तो वर्तमान को लेके सवाल पूछेंगे, हम क्यों 50 साल पीछे जाए? आज जो सवाल खड़े हैं रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, 50 साल पीछे जाए?